एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। हम इस वीडियो में समझेंगे फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस क्यों इम्पॉर्टेंट है और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हमें किन किन चीज़ों का जानना ज़रूरी है। इसके साथ साथ हम कुछ एग्जांपल्स को लेंगे, उससे समझेंगे कि जब हम किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस क्यों इम्पॉर्टेंट है और कैसे हम किसी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस अच्छे से करके उस स्टॉक से अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं और कैसे बहुत ज़्यादा लॉसेस से बच सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले या फिर इन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। जब हमने ये चैनल स्टार्ट किया था तो हमारे चैनल का मोटो था कि जितने भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बुक्स हैं हम उनका चैप्टर बाय चैप्टर रिव्यू करेंगे। ये हमें आइडिया आया था जब हमने मैं कोई बहुत बड़ी प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह एक नई इन्वेस्टर्स हूँ, एक लर्नर हूँ। तो मैंने जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, सीखना शुरू किया, तो जब मैंने कुछ बुक्स पढ़े तो उन बुक्स से मुझे समझ में आया कि बहुत सारे स्टॉक मार्केट की ऐसी बुक हैं जहाँ पे बहुत अच्छी लर्निंग है, जहाँ से एक नया इन्वेस्टर्स बहुत कुछ सीख सकता है। वहाँ से उसके दिमाग से एक चीज़ निकल सकता है कि स्टॉक मार्केट कोई गैम्बलिंग नहीं है। स्टॉक मार्केट से हम भी अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं, हम भी कम लॉसेस कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है कि हम उसे अच्छे से समझें, समझ सके कि स्टॉक मार्केट में हम किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के मुझे बुक से स्पेशली बहुत फ़ायदा हुआ है। मैंने बहुत कुछ बुक्स पढ़ी, वहाँ से मुझे लगा कि बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम स्टॉक मार्केट में एंटर कर रहे हैं तो बुक्स का पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से हमारा माइंड सेट क्लियर होता है। जब मैंने बसंत महेश्वरी जी की बुक पढ़ी द थॉटफुल इन्वेस्टर, तो उस बुक में मुझे लगा कि इसमें बहुत ज़्यादा लर्निंग है, हम इस बुक से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इनफैक्ट मैंने बहुत कुछ सीखा इस बुक से, और ये बुक वाकई बहुत ज़्यादा नॉलेज देती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये दिमाग से एक चीज़ तो निकाल देती है कि स्टॉक मार्केट कोई गैम्बलिंग है। यहाँ से ये चीज़ समझ में आता है कि हम भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं, और साथ ही साथ पैशन रखना, उसके साथ साथ डिसिप्लिन रखना, लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करना, बहुत सारी चीज़ें ये बुक सिखाती है। जब मैंने इस बुक को पढ़ा तो मुझे लगा कि बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए इंग्लिश में जो बुक, ज़्यादातर स्टॉक मार्केट्स की बुक इंग्लिश में अवेलेबल है, तो उनको पढ़ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो बहुत सारी ऐसे इन्वेस्टर्स हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं, यानी वैसे हिंदी ऑडियंस जो इन बुक्स को पढ़ नहीं सकते, बहुत समझ नहीं सकते। मुझे लगा कि जब मैं ये चैनल स्टार्ट करूँगी और उन बुक्स को सिंप्लीफाई करके और रिप्रेजेंट करूँगी, तो इससे जो नए इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो हिंदी ऑडियंस है उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और वो बहुत कुछ उनको सीखने को मिलेगा। ये सोचकर मैंने इस बुक को स्टार्ट किया, उस बुक के रिव्यू को स्टार्ट किया। इसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी। ऑब्वियसली मैंने इस बुक को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश किया, बहुत सिंप्लीफाई करके आपके सामने रिप्रेजेंट किया, बहुत सारे नए नए एग्जाम्पल्स लाए जिससे मैं आपको समझा पाऊँ। ऑब्वियस है कि मैं नई थी तो उतना ज़्यादा अच्छे से पता नहीं कर पा रही थी या नहीं, बट हाँ, मैंने कोशिश ज़रूर की कि मैं इस बुक के हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकूं, और वो ऑडियंस जो जो हिंदी ऑडियंस है जो इस बुक को नहीं पढ़ पा रही है उसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले और वो इस बुक से सीख सके। ये सोच करके मैंने इस बुक के रिव्यू को स्टार्ट किया था। ये चैनल बिल्कुल एजुकेशनल था, मतलब सिर्फ लर्निंग के लिए। यहाँ मैं भी सीख रही थी और साथ ही साथ मुझे ये भी लग रहा था कि बहुत सारे लोग भी सीख रहे हैं। मैं जब भी इस चैप्टर का एंड करती थी तो एक चीज़ कहती थी कि आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए, अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो पूछिए। इसका रीज़न ये था कि मैं खुद भी एक लर्नर थी, मैं खुद भी सीख रही थी, मैं अपने ऑडियंस से भी सीखना चाह रही थी, और जितना मैं समझ पा रही थी उतना मैं अपने वीडियोस में रिप्रेजेंट कर रही थी। मैंने बहुत सारे चैप्टर्स कवर किए, इनफैक्ट 29 चैप्टर कवर किए, और मैंने पूरी तरह से कोशिश की कि इस बुक को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाऊँ। लेकिन आज मैं इस बुक के रिव्यूज़ को यहाँ पे क्लोज़ कर रही हूँ। इसके पीछे का रीज़न है कि बसंत महेश्वरी जी के पास से मेरे को एक ईमेल आया कि मैं उनके बुक का या फिर उनके नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकती। इन शॉर्ट, मैं उनके जितने भी इस बुक्स के रिव्यू हैं जो भी हैं उन्हें मैं हटा दूँ अपने चैनल से।
और मैं बसंत महेश्वरी जी का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, उनके बुक से स्पेशली मैंने बहुत कुछ सीखा है। इसलिए मैं आगे इस बुक को रिव्यू नहीं करूँगी, मतलब आगे 29 चैप्टर के बाद जितने भी चैप्टर्स हैं उनका वीडियो नहीं बनाऊँगी। और बहुत सारे वीडियोज़ हो सकते हैं कि उनके बुक के मैं जो पहले बना चुकी हूँ उनको अपने चैनल से हटा भी दूँ। तो ये सारी चीज़ें मतलब इस चैनल पे होगी। लेकिन ये चैनल यानी द फाइनेंस जर्नी यहाँ रुकने की नहीं, यानी ये चैनल बंद नहीं हो रहा है। इस चैनल पे अब आपको नए नए वीडियोस, एक नई सीरीज़ मिलेगी जिसमें हम फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, एनुअल रिपोर्ट्स कैसे पढ़ते हैं, इन सब चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। यानी एक नॉर्मल इन्वेस्टर जो शुरू कर रहा है वो किस तरह से शुरू कर सकता है, कैसे स्टॉक को चूज कर सकता है, कैसे वो किसी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकता है, कैसे उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझ सकता है, कैसे उसके ROE PE हर चीज़ को, उसके रेशियोज़ को कैसे समझ सकता है, कैसे एनुअल रिपोर्ट पढ़ सकता है, कैसे रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस पढ़ सकता है। इन सारी चीज़ों को हम इस चैनल पे कवर करेंगे और बिल्कुल डिटेल में, बहुत ही सिंप्लीफाई में, एग्जाम्पल के साथ। तो इस चैनल से अगर आपको लगता है कि वाकई मैं अच्छे कंटेंट बना रही हूँ या फिर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो, तो वीडियो को लाइक करिए, सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और एक चीज़, लेकिन मैं अपने चैनल से बसंत महेश्वरी जी की बुक द थॉटफुल इन्वेस्टर को हटाने से पहले बसंत महेश्वरी जी से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगी कि उनकी जो बुक है द थॉटफुल इन्वेस्टर, उसमें बहुत ज़्यादा लर्निंग है, इन्वेस्टर्स को सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो अब तो मैं इस बुक का रिव्यू नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैं बसंत महेश्वरी जी से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर वो मतलब वाकई अपने जितने भी इंडियन ऑडियंस है, खास करके जो हिंदी ऑडियंस है, उनके लिए अगर वो कर सके तो इस बुक का हिंदी वर्जन ला सकते हैं, या फिर वो हर रोज़ 2 वीडियो लाते हैं, तो अगर अगर वो चाहे तो एक वीडियो अपने बुक के रिव्यू यानी अपने बुक के बारे में ऑडियंस को बता सकते हैं, जिससे वाकई जो हिंदी ऑडियंस हैं, जो इंडिया में बहुत सारे ऐसे ऑडियंस हैं जो इंग्लिश नहीं समझ पा रहे हैं, वो उनके बुक से सीख सके। क्योंकि मैंने उनके बुक को पढ़ के समझा है कि उस बुक में बहुत कुछ है सीखने को। मतलब अभी तो मैंने 29 चैप्टर किया था, लेकिन आगे के जो चैप्टर्स हैं जैसे 30 चैप्टर्स है उसमें बहुत कुछ है। आगे के जितने चैप्टर्स हैं वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये हो गया कि हम क्यों अपने चैनल से वीडियोस हटा रहे हैं या फिर क्यों इस बुक को कंटिन्यू नहीं कर सकते। अब शुरू करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस को। सबसे पहले समझते हैं फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब होता है आप किसी स्टॉक में या एसेट्स में अगर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो ये समझना कि वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही है या नहीं, आपको उस इन्वेस्टमेंट से क्या प्रॉफिट मिल सकता है, या फिर जिस स्टॉक या एसेट्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। ये सारी चीज़ें फंडामेंटल एनालिसिस से हमें समझ में आती है। इन शॉर्ट, फंडामेंटल एनालिसिस हमें बताता है कि जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं वो गुड डील है या नहीं, मतलब अच्छा डील है या नहीं, उसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। फंडामेंटल एनालिसिस किसी भी स्टॉक का करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का जानना ज़रूरी है। उसमें सबसे पहला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, इसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझते हैं। दूसरा है रेशियो, जिसमें हम PE रेशियो, P/B रेशियो, डेट बाई इक्विटी रेशियो, इसके अलावा EPS, ROE, डिविडेंड यील्ड, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, मैनेजमेंट, लीडरशिप, क्वालिटीज, कंपटीशन, इकोनॉमिक कंडीशंस, न्यूज, इवेंट्स, इन सारी चीज़ों को समझते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इन सारी चीज़ों को हम आगे डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस क्यों इम्पॉर्टेंट है। अगर बात करें फंडामेंटल एनालिसिस की, तो फंडामेंटल एनालिसिस इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब हम किसी स्टॉक में या फिर किसी एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये समझने के लिए कि वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड, यानी जितना हम पे कर रहे हैं वो अब एक्सपेंसिव है या फिर कम है, जितना उसका एग्जैक्ट वैल्यू है, जो ट्रू वैल्यू है, उससे ज़्यादा पे कर रहे हैं या उससे कम पे कर रहे हैं। फंडामेंटल एनालिसिस से हमें ये पता चलता है। फंडामेंटल एनालिसिस से हमें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में पता चलता है, यानी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, लॉन्ग टर्म में वो कंपनी किस तरह से ग्रो करेगी, उसमें ग्रोथ है या नहीं, ये सारी चीज़ें हमें फंडामेंटल एनालिसिस से समझ में आती है।
फंडामेंटल एनालिसिस से हमें मार्केट कंडीशन, कंपटीशन, मार्केट में उस कंपनी का क्या पोजीशन है, इसके अलावा उसके वो अपने कंपटीटर जो है उनके कंपेयर में किस तरह से ग्रोथ कर रही है, उसके क्या व्यूज़ है, आगे वो किस तरह से ग्रो करेगी, ये सारी चीज़ें हमें फंडामेंटल एनालिसिस से समझ में आती है। जिससे हमें ये समझ में आता है कि इस स्टॉक में कितने रिटर्न्स है और कितने रिस्क है, यानी रिस्क और रिटर्न्स को भी हम फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू समझ सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस से हमें इनकरेज मिलता है कि हम कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझें, और बिजनेस मॉडल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले, क्योंकि बिजनेस मॉडल से ये पता चलता है कि वाकई में कंपनी किस तरह से पैसे बनाएगी, वो उनके मार्केट शेयर बढ़ेंगे या नहीं, लोग उसके प्रोडक्ट्स को पसंद करेंगे या नहीं, यानी इन शॉर्ट कंपनी किस तरह से पैसे बनाएगी ये हमें बिजनेस मॉडल से पता चलता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस हमें इनकरेज करती है कि हम कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझें। फंडामेंटल एनालिसिस से हमें ये समझ में आता है कि किस तरह से हम एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस हमें सेफ्टी ऑफ मार्जिन्स के बारे में इस कंसेप्ट को समझाती है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। फंडामेंटल एनालिसिस इन शॉर्ट ये कह सकते हैं, हम फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू एक स्टॉक को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक डॉक्टर जब हम हेल्थ चेकअप करते हैं तो हमारे बॉडी को डीपली समझ पाता है कि हम कोई चीज़ करने के लिए कैपेबल है या नहीं। मतलब हम अपने बॉडी को पूरी तरह से स्कैन करा लेते हैं, स्कैन करते हैं कि हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम्स है और उसका क्या आगे लॉन्ग टर्म में उसका नुकसान या फ़ायदा हो सकता है। उसी तरह से फंडामेंटल एनालिसिस स्टॉक का, समझ लीजिए आप स्टॉक को स्कैन कर रहे हैं, आप स्टॉक को पूरा डीपली समझ रहे हैं कि वो जो स्टॉक है वो लॉन्ग टर्म में कैसा करेगा, उसमें कितना रिस्क है, कितना रिटर्न्स है, इसके अलावा वो लॉन्ग टर्म में कितना रिटर्न्स बना के देगी, उसमें ग्रोथ है या नहीं, ये सारी चीज़ें हमें फंडामेंटल एनालिसिस से समझ में आता है। अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे मान लीजिए आपने फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू किसी कंपनी को चूज़ किया, वो कंपनी 20% के CAGR से ग्रो कर रही है। फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू वो कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, फाइनेंशियल अच्छा है, सब कुछ अच्छा है और 20% के CAGR से ग्रो कर रही है, तो वो कंपनी 3.5 ईयर्स यानी 3.5 साल में डबल हो जाएगी। अब ये निकालते हैं हम 72 को डिवाइड करते हैं, जो भी आपका CAGR है यहाँ पे 20 है, यानी 72/20 यानी वो आया 3.5, यानी 3.5 साल में जो आपके इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाएगा। आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया है तो वो डबल हो जाएगी। तो अगर फंडामेंटली हम कंपनी को समझ पाते हैं तो ये समझ पाते हैं कि हाँ इतने टाइम में हमारा स्टॉक किस तरह से ग्रो करेगा, कितना रिटर्न्स आएंगे। इसे अगर एग्जाम्पल को थ्रू समझते हैं, मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं एप्पल कंपनी की। ईयरली लेट 90s में जो एप्पल कंपनी थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी, यानी बहुत अच्छा नहीं कर रही थी। उस समय पे जिन इन्वेस्टर्स ने फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू इस कंपनी को फंडामेंटली समझा, ये समझा कि इस कंपनी का एक ब्रांड है, इसके लॉयल कस्टमर है, ये कंपनी जो है वो रेगुलर अपने प्रोडक्ट्स में इनोवेशंस करती है, उस कंपनी के पोटेंशियल को समझा, ये समझा कि वो कंपनी लॉन्ग टर्म में ग्रो कर सकती है, तो उन लोगों ने इस कंपनी में पैसे लगाए और ये कंपनी बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के दी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स को। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ने इसके पोटेंशियल को समझ के इन्वेस्ट किया, उन्होंने अच्छे रिटर्न्स बनाए, जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर रहे, जिसमें वॉरेन बफेट भी रहे। अगर बात करें दूसरा एग्जांपल अमेजन कंपनी की, तो .com बबल जब बस्ट हुआ था उस समय पे अमेजन कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी, बहुत अच्छा ग्रो नहीं कर रही थी, इसके जो स्टॉक के प्राइसेस थे वो शार्पली गिर गए थे। लेकिन जिन इन्वेस्टर्स ने ये देखा कि ई-कॉमर्स का किस तरह से मार्केट शेयर बढ़ रहा है, इस कंपनी में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है, ये कंपनी कैसे ग्रो कर सकती है, मार्केट शेयर बढ़ सकता है, उन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया, फंडामेंटली इस कंपनी को समझा और इसमें इन्वेस्ट किया, उन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाए। तो जब हम किसी कंपनी को फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू समझते हैं तो हम उस कंपनी में अच्छे रिटर्न्स बनाते हैं। उसी तरह से हम लॉसेस से भी, अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस समझ रहे हैं, अच्छे से कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम इससे अपने लॉसेस को भी कम कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी 2000 में एक ब्लू चिप कंपनी थी, ईयरली 2000 में एक ब्लू चिप कंपनी थी, लेकिन उसमें कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहे थे। तो जिन इन्वेस्टर्स ने फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू फंडामेंटली इस कंपनी को समझा, उन्हें समझ में आया कि इस कंपनी पे बहुत ज़्यादा डेट था, जिससे वो मतलब
नहीं झेल पा रही थी, यानी ये फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही थी। तो जिन इन्वेस्टर्स ने फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू इस स्टॉक को समझा, उन्होंने अपने लॉसेस को कम किए, उन्होंने इसके स्टॉक को बेचा और बहुत कम लॉसेस किए। तो फंडामेंटल एनालिसिस जितना रिटर्न्स के लिए ज़रूरी है, उतना ज़्यादा अपने लॉसेस को कम करने के लिए भी ज़रूरी है। यानी लॉसेस से बचने के लिए, अच्छे रिटर्न्स के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू हम समझ पाते हैं कि एग्जैक्टली उस स्टॉक से हमें क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट है, या वो इन्वेस्टमेंट हमारे लिए सही है या नहीं। तो जब भी आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार हम सुनते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है, हमें एनालिस्ट होना चाहिए, बहुत अच्छे से डिटेल समझ में आना चाहिए, तभी हम फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस को समझने के लिए स्पेशली हम जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए फंडामेंटल एनालिसिस को समझने के लिए बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बेसिक चीज़ों को, यानी जो कंपनी की जो चीज़ें हैं उनको अगर अच्छे से समझ पा रहे हैं, उसको तरीके से समझ पा रहे हैं, तो हम खुद भी फंडामेंटल उस कंपनी का समझ सकते हैं, यानी फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्चे करने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें फ्रीली अवेलेबल है जहाँ से हम कंपनी को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कुछ टूल्स हैं, जिसमें सबसे पहले बात करें एनुअल रिपोर्ट की। जो कंपनी की एनुअल रिपोर्ट होती है उसमें कंपनी की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कंपनी के बहुत ज़्यादा डिटेल्स होते हैं, जिससे हम कंपनी को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और जो कंपनी का एनुअल रिपोर्ट होता है वो कंपनी के वेबसाइट पे फ्री अवेलेबल होता है, जहाँ से हम कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स को लेकर, अगर हमें एनुअल रिपोर्ट समझ में आ रहा है, हम उसके रेशियोज समझ में आ रहे हैं, डाटा समझ में आ रहा है, तो हम एनुअल रिपोर्ट के थ्रू कंपनी के बारे में बहुत चीज़ें समझ सकते हैं। दूसरा चीज़ होता है फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए कि आप कंपनी के इंडस्ट्रीज डाटा को, उसके अलावा उसके बेंचमार्क को, कंपनी के परफॉर्मेंस को समझना। और इसको समझने के लिए भी कंपनी की जो मतलब जो इंडस्ट्रीज़ की वेबसाइट्स होती है वहाँ पे बहुत सारे डाटा अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पब्लिक रिपोर्ट्स की, बहुत सारे पब्लिक रिपोर्ट्स होते हैं जो फ्रीली अवेलेबल होते हैं, जहाँ से हमें कंपनी का बेंचमार्क, कंपनी की परफॉर्मेंस, इंडस्ट्री डाटा, हर चीज़ फ्रीली अवेलेबल होता है, जहाँ से हम डाटा उठा करके कंपेयर करके समझ सकते हैं कि जो कंपनी है वो अपनी इंडस्ट्री में कैसे परफॉर्म कर रही है, उसका कंपटीशन कैसा है, उसका पोजीशन कैसा है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ से समझ सकते हैं और ये सारी चीज़ें भी फ्रीली अवेलेबल होती है। तीसरा टूल होता है एक्सेल। एक्सेल में भी बहुत सारी चीज़ें फ्रीली अवेलेबल होती हैं, जहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, स्पेशली जब हम नए इन्वेस्टर्स हैं। एक्सेल अगर हमें बात करें, बहुत सारी चीज़ें तो ऑलरेडी फ्री अवेलेबल होती है और बहुत सारी चीज़ें होती है वो बहुत ज़्यादा हमें पे करने की ज़रूरत होती है, यानी बहुत लो कॉस्ट में भी इसे समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम नए हैं, नए इन्वेस्टर्स हैं, तो उस टाइम पे एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता। एक्सेल पे हम डाटा को समझ सकते हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन बेसिकली सच में देखा जाए तो अगर आप वाकई मार्केट को समझना चाहते हैं, मार्केट को देखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या होता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है मार्केट में आना। अगर आप मार्केट में आएंगे नहीं तब तक आप नहीं समझेंगे कि एग्जैक्टली मार्केट कैसे करता है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वाकई सीखना चाहते हैं, तो मार्केट में आइए, इन्वेस्टमेंट शुरू करिए। इन्वेस्टमेंट शुरू करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करके मार्केट में आकर हम समझ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम पैसे खर्च करके इन्वेस्टमेंट सीखें, बहुत सारी डाटा अवेलेबल होती है, वहाँ से हम सीख सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसको कुछ टाइम तक कवर कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह से डाटा अप्स डाउन हो रहे हैं, किस तरह से कंपनी वर्क कर रही है, किस तरह कंपनी के जो बिजनेस मॉडल है वो वर्क कर रहे हैं, उसको देख सकते हैं। एटलीस्ट हम इन्वेस्टमेंट किए बिना अगर कंपनी को देख रहे हैं, उसके डाटाज को देख रहे हैं, तो वहाँ से हम बहुत कुछ सीखते हैं। यानी हम प्रैक्टिकल करके या फिर मार्केट में आके बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन हाँ, मार्केट में आने से पहले कुछ चीज़ें होती हैं जो जानना ज़रूरी होता है। जैसे कंपनी में फंडामेंटल चीज़ें जानना चाहती है, फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें हम फाइनेंशियल्स को समझना, रेशियोज़ को समझना, बिजनेस मॉडल को समझना, ये सारी चीज़ें समझ करके अगर हम मार्केट में आते हैं, शुरू करते हैं, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं और धीरे धीरे मार्केट हमें बहुत कुछ सिखा देती है। तो अगर आप मार्केट में आना चाहते हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस इम्पॉर्टेंट है। फंडामेंटल एनालिसिस को अच्छे से समझिए और साथ ही साथ मार्केट में आइए। मार्केट हमें बहुत कुछ सिखाता है। मार्केट में जब हम इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तब हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो
ये था इस वीडियो का जिसमें हमने फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में समझा। अगले वीडियो में जितने भी टॉपिक को हमने शुरू में डिस्कस किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशियोज, इंडस्ट्रीज, कंपटीशन, मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों को, साथ ही साथ एनुअल रिपोर्ट्स कैसे पढ़ें, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस कैसे पढ़ें, डाटा को कैसे समझें, कंपनी के परफॉर्मेंस को कैसे देखें, इन सारी चीज़ों को आने वाले वीडियो में एक एक करके डिटेल में एग्जाम्पल के थ्रू कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेंट जरूर करिए। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तभी आप वीडियो को लाइक करिए या सब्सक्राइब करिए चैनल को, लेकिन कमेंट जरूर करिए। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आप मुझे कुछ सजेशंस दे रहे हैं, मुझसे कुछ पूछ सकते हैं, तो कमेंट जरूर करिए। ये था इस वीडियो का अंत। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।